सहेली। सखी सहेली। हमारी सभी सखियों को, सहेलियों को, सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा का और प्यारी बुआ का नमस्कार। नमस्कार। बुआ, आज के विषय जो है ना, थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमारे जो सुनने वाले हैं, हम कुछ कहना चाहते थे, उन्होंने कुछ और समझ लिया। ऐसा? हाँ, तुम्हें समझ में आ गया? लेकिन क्या बात है भाई, देखो दुलारी चंचल जो है ये सब समझ जाती हैं। तुम किस विषय की बात कर रही हो? वैसे देखो, पहले विषय तो बता दो कि हम क्या क्या लेकर आए हैं। एक तो ये कि भाई परिस्थितियों को बनाए अनुकूल, तो यानी कि जो भी जैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, हम उसको खुशी खुशी उसका स्वागत कर लें, है ना? और इसीलिए शायद जो परिस्थिति थी, जैसा उनको समझ में आया, हमारे सुनने वालों ने वैसे ही समझ लिया, स्वागत कर लिया, बना लिया। बहुत अच्छी बात है। तो भाई हम भी उसको वैसे ही लेंगे और जैसा उन्होंने चाहा है, और जो हम बताना चाहते हैं वो तो हम बता ही देंगे। और अनुकूल वाली बात है बुआ, तो हमारे साथ जो सबसे पहला संबंध हमारा बनता है, वो बनता है पड़ोसियों के साथ में। सगे संबंधी रिश्तेदार, उन तक शायद पहुंचने में हमें देर हो जाए, या वो हम तक देर से पहुंच पाए, लेकिन पहली पहुंच जो होती है वो पड़ोसियों की होती है जी। उनके साथ हमारा रिश्ता कैसा हो, संबंध कैसे हो, इस पे थोड़ी सी हम बात करेंगे। बिल्कुल करेंगे बात। और तुम जिसकी चर्चा कर रही हो भाई, हम समझ गए, वो दिन याद करो, यानी बचपन में। उसमें हम जो आज विषय लेकर हाजिर हैं वो है बचपन में खाने की लालच। तो भाई जो बच्चों को खाने की लालच रहती थी बचपन में, वो वाली कि जब मेहमान आते थे तब वाली। लेकिन भाई हमारे साथियों ने थोड़ा अलग अलग ढंग से अपनी भी जो यादें हैं वो ताज़ा कर ली हैं, कि कैसे प्लेट देखते थे। कुछ है कि भाई कहते थे कि हम पैसे बचाते थे खाने के लिए, तो वो एक लालच तो रहती है अपनी पसंद की चीज़ खाने की, है ना? और वो जो मेहमान वाली है, मतलब हमारा तुम्हारा यही कहने का मतलब है कि आज वो विषय है कि जो मेहमान कोई घर में आता था, और हमारी निगाह उस प्लेट पर रहती थी, कैसे ये जाएं और ये हमें चीज़ें हमें मिल जाए। हालांकि जो हमारे सुनने वालों ने लिखा, उसमें भी खाने की लालच है, कि कई बार हम लालच देकर बच्चों से कुछ काम करवा रहे थे, कि भाई ये करोगे तो तुमको टॉफी मिलेगी, चॉकलेट मिलेगी। या खाने की लालच ना देकर अन्य चीजों की लालच भी हम देते हैं, कि तुम्हें एक पेंसिल बॉक्स मिल जाएगा। ये बात तो है। तो बात लालच की है। और एक बात और भी है कि ये भी रहता था कि देखो मेहमान आएंगे, खूब शांति से रहना, खूब अच्छे से रहना, आएंगे तो उन्हें प्रणाम करना, और जितना कहा जाए बस उतना ही बोलना, ठीक से बैठना उठना, उसके बाद मिलेगा खाने को। तो ये भी तो रहता है ना। और मेहमान आएंगे यानी कि हमें कहीं बाहर जाना है, तो घूमने फिरने की बात भी हो गई। अच्छा, आज तो भाई घूमने का दिन है, तो पर्यटन में हम आज चलेंगे देहरादून। तो देहरादून चलेंगे, उससे पहले जरा कुछ गीत संगीत की वादियों में घुमाएं। बिल्कुल बिल्कुल। गम छोड़ के मनाओ रंग बेरंगी।
बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि हमारे सारे सुनने वाले सारे गम छोड़कर खुशियों में ही डूबे रहें। अच्छा, हमें लगा तुम कहोगे कि जो हम कहते हैं वो मान जाएं सबके। हाँ, लेकिन अगर घूमने चलने के लिए कहेंगे तो भाई चलिएगा, देहरादून तो हम घूमेंगे ही घूमेंगे। लेकिन हाँ, पड़ोसियों के साथ जो हमें एक धर्म होता है, पड़ोसी धर्म निभाना, उनके साथ मधुर संबंध बना रहे, उसके लिए कुछ बातें तो हैं, जरूरी है ना। बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहला रिश्ता हमारा जो है पड़ोसी के साथ ही होता है, और उनकी भूमिका हमारे जीवन में बहुत बड़ी होती है। खास तौर पे अगर ऐसा है बुआ कि मान लीजिए एक परिवार में पति पत्नी दोनों ही कामकाजी हैं, वक्त नहीं मिलता उनको, तो पड़ोसियों से अगर वो बातचीत करते रहें तो हमारे अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है इसके बारे में पता भी चलेगा, घनिष्ठ संबंध भी बनेंगे, और जीवन की बहुत सारी चुनौतियां ऐसी होती है ना जहां मदद मिल जाती है हमें। हाँ, ये तो दोनों तरफ से है, यानी कि हमें तो मिलेगी अगर आप कहीं नई जगह पर गए हैं, लेकिन हमारे साथी ने इसी को इस तरह से भी लिखा है कि अगर पड़ोसी नए हों, अचानक कोई इमरजेंसी आए तो उन्हें मोहल्ले के बारे में सही और जरूरी जानकारी दें, जैसे कि सुरक्षा व्यवस्था, पानी की आपूर्ति, वहाँ के लोगों का व्यवहार, उपलब्ध सुविधाएं। इसके अलावा भी अगर उनके बच्चे या घर में बुजुर्ग हों तो उनकी जिम्मेदारी उठाने में मदद करें, इससे आपके रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी। बिल्कुल, इस बात से मुझे याद आया कि कई बार ऐसा होता है ना कि हमें जाना पड़ा और ऐसी आपातकालीन परिस्थिति होती है कि लगता है कि बच्चों को लेके नहीं जा सकते साथ में, तो क्या किया जाए? तो बच्चों को हम पड़ोसियों के पास ही छोड़कर जाते हैं, क्योंकि उन पर हम ये भरोसा करते हैं कि वो जब तक 1-2 घंटे हम लौट के ना आए तो वो वहाँ रह सकते हैं। और कभी कभी थोड़ी जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो अगर बच्चे घर में भी हैं तो कम से कम ये निश्चिंत हैं हम कि भाई बगल में हैं वो, अगर कोई बच्चों को जरूरत पड़ेगी तो वो आ जाएंगे। यानी बच्चे आजाद भी हैं, अपने घर में भी हैं, और एक हम निश्चिंत हैं इस बात से कि भाई उनकी निगरानी भी हो रही है, यानी उन्हें कोई देखने वाला भी है, तो कोई दिक्कत आएगी तो भाई फटाक से दौड़ के चले जाएंगे, है ना। वो खाली दिक्कत के समय, जरूरत के समय हम याद करें ऐसा नहीं है, गाहे बगाहे जब भी उनसे मुलाकात हो जाए या कभी दरवाजा खुला दिखे तो भी हम उनसे हाल चाल पूछ लें, नमस्कार कर लें, दुआ सलाम कर लें, और हमारे सोसाइटी में क्या चल रहा है इस बारे में हम उनसे जानकारी ले लें, तो ये बड़ा अच्छा हो जाता है। बिल्कुल, देखो अगर हम हंसेंगे बोलेंगे नहीं तो ये जो अभी हम लोगों ने बात कही कि बच्चे छोड़ देंगे या बच्चे उनके भरोसे छोड़ देंगे तो वो कैसे संभव है। वो तो कहेंगे भाई मान न मान मैं तेरा मेहमान, आप हैं कौन, अच्छा बगल में रहते हैं। तो भाई ये स्थिति न रहे तो मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। और चंचल बेटे एक बार बताओ, जैसे सामान लेना देना हो तो वो भी देते रहिए, मिक्सी विक्सी ले लीजिए। बिल्कुल, और कई बार जब मान लीजिए घर में बहुत ज्यादा मेहमान आ गए और इतने बर्तनों की व्यवस्था नहीं हुई तो ये भी कई बार हम करते हैं ना कि भाई एक्स्ट्रा जब बर्तन हमें चाहिए तो हम ले आए, लेकिन समय पे उनको वापस कर दें, ये बहुत जरूरी है। और जब घर में पूजा का आयोजन हो रहा है, हमारे घर में कोई चौकी नहीं मिली, कोई बड़ा पार्ट नहीं मिला, या ऐसे जो, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है ना, हम हर चीज तो घर में रखते नहीं जी, जी। तो पड़ोसियों के अगर घर में है तो हम समय मिलने पर उनसे लेकर वो काम चला सकते हैं, लेकिन उसी तरह से हम भी उनके लिए मददगार हों, ये हमारी जिम्मेदारी। बिल्कुल, यानी कि हम उतना ही देने का भी जज्बा रखें। तो भाई मदद तब खुलकर लें जब आप करने की हिम्मत रखते हो, क्योंकि देखो ऐसा ना कि लेना तो बहुत जिगरे का काम है, लेकिन करना मदद जो है ना वो भी बहुत हिम्मत की बात है। वो करिए। चीजों को देने में कुछ लोग बड़े कंजूस होते हैं, तो फिर मांगिए भी मत, बेहतर यही है ना। चीजों की बात है तो भावनाओं की बात भी वहां जुड़ जाती है कि भावनाओं का लेन देन भी उतने ही आप शिद्दत से करिए। ये मत सोचिए कि उनका वर्ग क्या है, उनकी जाति क्या है, धर्म क्या है। हर किसी को हम अपना अगर बनाना चाहें तो ये चीजें कहीं मायने नहीं रखती। बिल्कुल, यानी कि मन से मन मिलना चाहिए। अगर मन मिल गया तो बस क्या बात है। तो मन से मन मिला भी लेना चाहिए। थोड़ा 19-20 हो तो थोड़ा सामंजस्य स्थापित करिए, फिर देखिए कितना मजा आता है ना। और मदद की जब बात आती है तो बहुत परिस्थिति अगर ऐसी हो कि आर्थिक मदद अगर करनी पड़ जाए, लेनी पड़ जाए, तो यहाँ भी चूके नहीं, क्योंकि यहाँ जल्दी से मदद देना और लेना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। थोड़ा सा जोखिम भरा है, क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ कि अगर आपको पैसे कभी वापस नहीं मिले तो आपने सोचा अब हम देना ही बंद कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। एक बार अगर आपने धोखा खाया है तो इसका मतलब नहीं कि आगे भी वैसा ही होगा। अगर आपके पास है, आप संपन्न हैं, आप मदद कर सकते हैं, तो उससे भी करिए। सोच लीजिए कि ठीक है ये उसके हक का था, चला गया, या मुझसे ज्यादा उसको जरूरत थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं, ये भी हमने पाया है कि उनका 100 रुपया खो गया तो उनकी माँ ने कहा कि अरे जाने दो, कहीं इतना परेशान हो रही हो, हमसे ज्यादा हो सकता है उसको जरूरत रही हो जिसके पास गया। और तो कितनी बड़ी बात है। वो आर्थिक मदद छोड़िए, कितनी बार ऐसा होता है ना कि
एकल परिवार है, सिर्फ कोई पति पत्नी है, बच्चे हैं, लेकिन दूसरा परिवार जो पड़ोस में रहता है वहाँ दादा दादी भी हैं, तो वो दादा दादी का प्यार जो अपने घर में बच्चों को नहीं मिलता, पड़ोसी के दादा दादी से मिल जाता है। तो सिर्फ आर्थिक मदद, बर्तन, चीजें, इनकी बात लेन देन की नहीं है, ये जो प्रेम हम आपस में लेते देते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है पड़ोसियों के साथ। बिल्कुल सही बात है। बच्चों को तो आप उनके पास भेजें, वहीं उन दादा दादी के साथ आप समय गुजारें, अगर वो चाहते हैं कि थोड़ी देर बैठकर बात करें, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि कहते हैं कि आपके जब कोई मुसीबत में हो तो बाद में आते हैं, लेकिन आपके पड़ोसी पहले। हर धर्म यही कहता है कि अगर आपका पड़ोसी असहाय है तो उसकी मदद करो। अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहिए। कभी किसी का पशु पक्षी फसल को खराब कर सकता है, नजरअंदाज करें। छोटी छोटी बात पर गुस्सा ना करें। मधुर संबंध बनाने के लिए कभी कभी अपना नुकसान भी बर्दाश्त कर लें। बिल्कुल। और पड़ोसी धर्म पूरी ईमानदारी से निभाएं। दुश्मन है प्यार के जब लाखों गम संसार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। अपनी तो जिंदगी बीती है जी को मार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार करें। अच्छा नहीं होता यूं ही सपनों से खेलना, बड़ा ही कठिन है हकीकतों को झेलना। अच्छा नहीं होता यूं ही सपनों से खेलना, बड़ा ही कठिन है हकीकतों को झेलना। अपनी हकीकतें मेरे सपनों पे वार के, दिल के सहारे आजा प्यार करें। दुश्मन है प्यार के जब लाखों गम संसार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। तो भाई देखो, हमारे साथियों ने ना देहरादून जाने की तैयारी कर ली है, लेकिन वहीं साथी एक ये भी लिख रहे हैं कि सारे विषयों को समाहित करके अक्सर ये लिखते हैं कि देहरादून जा रहे हैं तो पड़ोसियों को बोलकर ही जाएंगे, और वहां से वापस आते समय उनके लिए कुछ मीठा मीठा ले आएंगे ताकि उनके साथ मधुर संबंध बने रहें, और बचपन में मीठा मीठा खाने की हमारी लालच भी पूरी हो जाएगी। रही बात परिस्थिति की, तो हम परिस्थितियों को हमारे अनुकूल बना लेंगे और हम परिस्थितियों के अनुकूल बन जाएंगे। मतलब हिसाब बराबर चलना चाहिए। क्या बात है। एक ही संदेश में सारे हमारे जो विषय हैं इन्होंने समाहित कर लिए। बड़ी अच्छी बात है। और देखिए, वो एक हमारे सुनने लिखते हैं कि अगर मेरे
और मेरी पत्नी की अनुपस्थिति में हमारे पड़ोसी अगर हमारे किसी रिश्तेदार के आने पर उनका स्वागत थोड़ी देर के लिए करते हैं हमारे वापस लौटने तक, तो वही सच्चे पड़ोसी हैं। हाँ, ये बात तो है। वैसे सारी बातें सब ने बहुत अच्छी अच्छी लिखी हैं, लेकिन ये भी लिखा है कि पड़ोसी हमारे सच्चे मित्र हुआ करते हैं, किंतु यदि वे खुले दिल के हों तब। लेकिन सभी के जैसे ही नहीं होते, फिर रहते हुए उनके व्यवहार का पता चलता है, उसके अनुसार फिर सामने वाले को भी व्यवहार करना पड़ता है। वैसे आजकल के माहौल में सभी एकाकी रहना चाहते हैं। यही सारी बातें, कुछ दुख सबका है। ये लिख रहे हैं पड़ोसी अब कहाँ, अब तो घर में ही पड़ोस है, संबंध कैसे मधुर बनाए, ये तो सोशल मीडिया से टिप्स लेना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी आजकल एक जरूरत पड़ोसी की पड़ जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, हम ऑनलाइन बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। कोई ऑनलाइन पार्सल हमारा आया और हम घर पर मौजूद नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं अपेक्षा हमारी यही रहती है कि हमारे पड़ोसी कुछ देर तक उसे संभाल कर अपनी रखें। वो ले ले, फिर आप भी लीजिए, ऐसे ही आपको भी लेना पड़ेगा। वैसे हमारे साथी ये भी लिख रही हैं, अपने शहर का नाम लिख रही हैं कि पुणे से बहुत सारे जगह ऐसा माहौल है कि पड़ोस में कौन रहता है ये भी पता नहीं होता, कोई किसी से संबंध रखता नहीं। मैं तो सभी के साथ संबंध अच्छे रखना चाहता हूँ और रखता हूँ। सोसाइटी में सभी को जहाँ भी कहीं सामने आते हैं तो नमस्कार करता हूँ, लेकिन बहुत से लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देते। लेकिन सभी को सभी के साथ, चाहे वो पड़ोसी हो या कोई, अच्छे संबंध रखना चाहिए। खैर, ये तो भाई कुछ लोग ऐसे होंगे, लेकिन आपने लिखा ना कि रखता हूँ, तो भाई सामने कोई मिला होगा, उसी तो संबंध रख रहे होंगे ना। तो एक बात और है, ये तुमने जैसे कहा कि पड़ोसी जो है वो लेते हैं कि हम ऑनलाइन कुछ भी खरीदते हैं, ऐसे ही अब आपने पौधे लगा कर रखे हैं, तो अगर आप कहीं जा रहे हैं, अभी देहरादून घूमने चलेंगे, तो भाई पौधों में पानी कौन देगा ये बताओ। तो संबंध तो अच्छा रखना पड़ेगा भाई, है ना। तो देहरादून की बात की है आपने, तो ये उत्तराखंड की राजधानी है बुआ, और बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हिल स्टेशन भी है। और यहाँ पर परिवार मित्रों के साथ तो घूमने जाते ही हैं, जो नवविवाहित जोड़े हैं वो भी यहाँ जाते हैं, उनके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन इसे हम कह सकते हैं। और ये जो जगह है समुद्र तल से लगभग 1400 फीट की ऊंचाई पर बनी हुई है। और नाम भाई देहरा और दून से मिलकर बना है। देहरा का अर्थ है घर और दून का अर्थ है हिमालय और शिवालिकाओं के बीच की दून नाम की एक खूबसूरत घाटी। देहरादून शहर में रामायण और महाभारत की प्राचीन कथाओं का भी उल्लेख मिलता है। गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र के कुछ भाग देहरादून शहर के संयुक्त प्रांत का हिस्सा हुआ करते थे, जो अब उत्तर प्रदेश का हिस्सा है और वर्तमान में शिक्षा के केंद्र के रूप में बहुत अधिक इसका महत्व है। और जो ऐसे हमारे सैलानी हैं, पर्यटक हैं, जिन्हें साहसिक गतिविधियों यानी एडवेंचर का बड़ा शौक है, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ का पहाड़ी वातावरण, यहाँ का सूर्योदय सूर्यास्त, यहाँ की जलवायु, प्राकृतिक सुंदरता, ये सभी चीज़ें जो हैं यहाँ आने वालों को बहुत लुभाती हैं, उनका मन मोह लेती हैं, और ऐसा मन करता है कि बस कुछ दिन और यहीं ठहर जाए। भाई, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें भी तो बहुत है, जैसे सहस्त्रधारा खूबसूरत जगह है, 11 किलोमीटर की दूरी पर है और एक प्राकृतिक वाटर पार्क इसको कह सकते हैं। गर्मी के दिन में सैलानियों की भीड़ रहती है, लोग सिर्फ नहाने के लिए आते हैं दूर से, और माना जाता है कि धाराएं जो हैं प्राकृतिक रूप से यहाँ बह रही हैं, गंधक की हैं वो, तो ऐसी मान्यता भी है कि नहाने से त्वचा के रोग जो हैं वो दूर हो जाते हैं। इसीलिए दूर दूर से लोग आते हैं, और इसी जगह पर झरने, गुफाएं, सीढ़ियाँ, खेती की जमीन, ये सब भी शामिल है। और जब लोग घूमने जाते हैं तो फोटोग्राफी भी करते हैं, तो फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छी जगह है, धार्मिक स्थल है, खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस जगह अगर आप जाते हैं तो जैसे वाटर पार्क में बहुत सारा शुल्क आपको देना पड़ता है, यहाँ कोई भी प्रवेश शुल्क नहीं है, और सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ये जगह खुली रहती है। क्या बात है। तो बचते बचाते अब चलते हैं लुटेरों की गुफा में, रॉबर्स की। हाँ, तू अभी कह रही हो पैसा नहीं लगेगा, अब जो बचा हुआ पैसा देखो यहाँ पर कैसे लुटेरे लूट लेंगे। हाँ, और क्या। ये बस 9 किलोमीटर की दूरी पर है। डाकुओं की पुरानी गुफाएं हैं जो आज घूमने की जगह बन गई है। क्या बात है। प्राचीन और अद्भुत है, पर्यटकों को अपनी ओर बहुत आकर्षित करती हैं, क्योंकि गुफाओं के बीच में ठंडे पानी में पैदल चलना बहुत सुकून देता है। 600 मीटर लंबी नदी की गुफा को यहाँ के स्थानीय लोग गुच्चू पानी के नाम से भी जानते हैं। और ये जो जगह है रॉबर्स केव्स, ये देहरादून के गढ़ी कैंट क्षेत्र में आती है। रॉबर्स गुफा को अपनी अनूठी प्राकृतिक घटनाओं के लिए भी जाना जाता है, और गायब होने वाली धारा के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि जो पानी की धाराएं बहती हैं वो कभी कभी नहीं भी रहती हैं। तो कहते हैं कि इस स्थान का उपयोग ब्रिटिश राज्य के समय पे जो लुटेरे हुआ करते थे वो छुपने के लिए इस जगह का उपयोग करते थे, और अब क्योंकि ये घूमने की जगह है और यहाँ पर कोई शुल्क भी नहीं लगता। ये सब बड़ी महत्व की बात है। अब चलते हैं मिनरोलिंग मठ। देहरादून के क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में मौजूद ये बुद्ध मंदिर भारत
ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। और ये जो है ना, इसको मेंड्रोलिंग मोनेस्ट्री कहा जाता है। इसे साल 1965 में बनवाया गया और बुद्ध मंदिर में महात्मा बुद्ध और गुरु पद्म संभव की विशाल मूर्तियां हैं। भगवान बुद्ध की करीब 103 फीट ऊंची प्रतिमा है। वास्तुशिल्प की उत्कृष्ट कृति होने के कारण मेंड्रोलिंग मठ को देखना पर्यटकों के लिए बहुत आश्चर्यजनक होता है। और अब चलते हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। क्या बात। ये जो है देहरादून में बनी हुई जगह, ये वनस्पतियों और जीवों से समृद्ध एक जगह है। प्रकृति प्रेमी जो लोग हैं या फिर वन्य जीवों से जो लगाव रखते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही शानदार जगह है। बाघ, हाथी, ये सब इस पार्क में देख सकते हैं। और भारत सरकार के द्वारा टाइगर रिजर्व भी इसे इसका दर्जा किया गया। हाँ, तो और मालसी डियर पार्क है, पशु प्रेमियों के लिए भी बेहतरीन जगह है। प्राणी उद्यान लगभग 25 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला है। 2 सींग वाले हिरण, नीलगाय, मोर, बाघ, तेंदुआ, खरगोश, मगरमच्छ, शुतुरमुर्ग जैसी कई प्रजातियां यहाँ मिल जाती हैं। और साथ साथ जो है ना, सरीसृप प्राणियों की कई प्रजातियां देखने को मिलती हैं। यहाँ आने वाले सभी प्रकृति प्रेमियों के लिए ये जगह जो है स्वर्ग से कम नहीं है, बहुत सुंदर है। बिल्कुल, ये जूलॉजिकल पार्क है और फोटोग्राफी और पिकनिक के लिए भी यहाँ शांत वातावरण है। इसके बाद हर की दून चलते हैं और ये जगह शहर की हलचल से दूर एक खूबसूरत पालने के आकार की घाटी, जैसे झूला होता है ना पालना, उस तरह के आकार की घाटी है। और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 3566 मीटर की है। और ट्रैकिंग करने वालों के लिए भी उनके पसंद की जगह है और इसे देवताओं की घाटी के रूप में भी जाना जाता है। तो देखो भाई, टपकेश्वर मंदिर है, तपोवन मंदिर है, ये सब जगह थोड़ा बाद में चलते हैं, गाना सुन लेते फिर आगे बढ़ते हैं ना। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। तुम्हारी जुल्फों से खुशबू की भीख लेने को झुकी झुकी सी घटाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त अदाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। मेरा कहा न सुनो, इनकी बात तो सुन लो। हर एक दिल की दुआएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें।
बुआ वादियां बुला रही हैं और अब हम चल रहे हैं फन वैली घूमने के लिए। और ये एक ऐसी जगह है जहां पर एक विशाल परिसर है, वाटरफॉल है, रेस्टोरेंट है और रोमांचकारी सवारी है। सबसे बड़ी बात यहीं पर ठहरने की व्यवस्था भी है। टपकेश्वर मंदिर की हम बात कर रहे थे। शहर के केंद्र से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। भगवान शिव को समर्पित ये गुफा मंदिर और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नदी के किनारे बसा हुआ भाई, लगातार छत से पानी टपकता रहता है, जिसे देखने के लिए लोगों की लंबी भीड़ लगी रहती है, लाइन रहती है। मान्यता है गुफा को गुरु द्रोणाचार्य ने बसाया था और ये द्रोण गुफा के नाम से भी प्रसिद्ध है। ऐसे ही यहाँ पर एक तपोवन मंदिर भी है और एक पवित्र स्थान है जो कि शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर और गंगा तट पर बना हुआ है। चारों ओर यहाँ हरियाली ही हरियाली है और इतना शांत वातावरण है कि मन को भी बड़ा अच्छा लगता है। और भाई जोनल म्यूजियम है। इसमें मानव जाति की उत्पत्ति, विकास, जीविका से संबंधित कलाकृतियां भी हैं, बहुत लोकप्रिय हैं। देहरादून का ये जोनल म्यूजियम जो है यहाँ की संस्कृति, जीवन स्थितियां, रीति रिवाजों को दिखाता है। इसकी स्थापना जो है 1971 में हुई थी। बुआ थोड़ा सा रुक जाएं। हाँ, अंतराल का समय आ गया, हमें पता है, तुम इशारा कर रही हो। अंतराल के बाद हम आ गए हैं और फिर देहरादून की जो गलियारे हैं, वादियां हैं, वहां घूमने चलते हैं। हाँ, गुरु द्रोण की बात हो रही थी तो हमारे एक साथी ने ये भी बताया, जानकारी दी है। कहा जाता है गुरु के अर्जुन के गुरु द्रोण के नाम पर ये द्रोण का डेरा अपभ्रंश होकर देहरादून नाम बना है। इनका कहना है मतलब है देहरा मतलब डेरा, दून मतलब द्रोण, दोनों मिलाकर डेरा द्रोण का देहरादून अब हो गया, ऐसा ये भी मान्यता है। और अब देहरादून के ही वन अनुसंधान संस्थान यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो यहाँ पर बना है, इसमें चलते हैं। और ये साल 1906 में बनाया गया था। लगभग 2000 एकड़ में फैला हुआ ये जो जगह है, अंग्रेज़ों द्वारा ये इंस्टीट्यूट बनाया गया था। और सैलानी खूबसूरत लोकेशन के साथ साथ दुनिया भर की लकड़ियाँ यानी कि अलग अलग तरह की लकड़ियाँ भी यहाँ देख सकते हैं। इसमें वास्तुकला के औपनिवेशिक और ग्रीको रोमन शैलियों का समावेश देखने को मिलता है। बहुत खूबसूरत। ऐसे ही यहाँ पर गुरुद्वारा है नानकसर, एक विशाल और खूबसूरत धार्मिक स्थल है। साल 1973 में संत बाबा गुरुदेव सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। आकर्षक कलाकारी से बना, चारों ओर से हरे भरे पेड़ों के बीच बनाए गए इस गुरुद्वारे की चोटी गुंबदनुमा आकार की है, जिस पर सोने का पानी चढ़ाया गया है। और अब एक ऐतिहासिक स्मारक पर हम चल रहे हैं। ये है खलंगा वॉर मेमोरियल, जिसे खलंगा स्मारक कहते हैं। यहाँ इतिहास की बहुत सारी निशानियां हैं बुआ, और ये जंग का मैदान गोरखा सैनिकों के लिए हमेशा जहाँ शौर्य की गाथा लिखी गई, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल देहरादून में है। खालंगा युद्ध को माना जाता है और अंग्रेजों के खिलाफ गोरखा सैनिकों ने बहादुरी जो दिखाई थी अपनी, उसकी ये स्मारक हमें याद दिलाता है। 200 साल बाद भी ये इस तरीके से हमें याद दिला रहा है। तो भैया ये जो निशानियां होती हैं ना, ये वीर रस से सराबोर कर देती हैं और यहाँ जाना ज़रूर चाहिए। पहाड़ पर जंगलों के बीच में है ये खलंगा वार मेमोरियल और इसको देखना चाहिए। लोग आते हैं। ऐसे ही है चेटवुड हॉल, ये भारतीय सैन्य अकेडमी से जुड़ा हुआ है। भारतीय सेना की आधुनिक कलाकृतियों, गोला बारूद की श्रृंखला का एक ऐसा स्थान है जो भारतीय सशस्त्र बलों के वैभव को और अधिक बढ़ाता है। एक जगह है लच्छीवाला, जो कि बहुत ही खूबसूरत पिकनिक वाला स्थान है। यहाँ पर हरियाली है और लच्छी वाला जो है देहरादून की छोटी सी दूरी पर बना हुआ है।
तो भाई देखो यहाँ पे ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, है ना। तो जहाँ पे भी आप जाना चाहे जाए, ऐसे जॉर्ज एवरेस्ट है, ज्वाला देवी है, भादराज मंदिर है, दून घाटी है, डाक पत्थर है, शिवालिक पर्वतमाला, सन बैराज, ऐसे स्थान है जहाँ ट्रैकिंग का आनंद लिया जा सकता है। और भी अगर किसी जगह घूमने जाओ, खरीदारी ना की तो क्या फायदा, जेब ढीली करनी है। इसके लिए आप पलटन बाजार जा सकते हैं और बहुत सारी भीड़ होती है ऐसी सैलानियों की, और जो यहाँ की प्रसिद्ध चीजें हैं वो यहाँ से आप खरीद सकते हैं। जी हाँ, तो इसके लिए मार्च से जून महीने में जाएं, मौसम अच्छा रहता है, साफ रहता है, नहीं तो बारिश या ठंड की परेशानी हो सकती है बाकी समय। और तापमान की बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस तक आका जाता है इस समय। और क्योंकि ये एक पर्यटन स्थल है तो रुकने की व्यवस्था भी अच्छी है। अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार आपको यहाँ पर रुकने की जो जगह है वो सुविधा के अनुसार मिल जाएंगी। और दूसरी बात कि अगर आप यहाँ चाहें तो यहाँ के जो प्रसिद्ध भोजन है, जो स्वाद है वहाँ के, वो भी आप उनका लुत्फ उठा सकते हैं। जैसे कौन कौन से व्यंजन है? जैसे कंडेली का साग है, गहत की दाल है, आलू के गुटके हैं, ऐसे नींबू है, काफली है, गुलगुला के साथ साथ कुछ बहुत सारी पारंपरिक मिठाइयाँ भी हैं। जैसे बाल मिठाई तो भाई सभी लेकर आते हैं जो भी जाता है उत्तराखंड ना। ऐसे अरसा है, झंगोरा की खीर है, वहाँ की खास दाल होती है जिसे पहाड़ी दाल कहते हैं, वो बहुत अच्छी होती है। उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, बाकी जो है और भी कॉन्टिनेंटल जो व्यंजन होते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन स्थानीय चीजें खाइए तभी आपको वो फील आएगी ना, कहते हैं। बिल्कुल। और अगर आप जाते हैं तो आप सड़क मार्ग से जा सकते हैं, रेल मार्ग से, या फिर हवाई मार्ग से भी आप जा सकते हैं। जी हाँ, जा सकते हैं। लेकिन जो लालच तुमने बता दी ना खाने वाली, वो बच्चों की लालच की बात हम बाद में करेंगे। पहले गीत सुनते हैं, फिर आगे बात करेंगे। हसीन वादियों, हसीन वादियों, फिजाओं से कह दो, हवाओं से कह दो, मेरा यार मेरा प्यार लेके आया है। हसीन वादियों, सूरत है भोली सी, कातिल हर कदा, दिलो जान से हुआ हूँ मैं तो उस पे फिदा। कोई जाने ना जाने, कोई माने ना माने, मैं तो कहता हूँ उनको खुदाओं के खुदा। मेरा यार मेरा प्यार, मेरा यार मेरा प्यार, वो तो आंखों में खुमार लेके आया है। हसीन वादियों, हवाओं से कह दो, मेरा यार मेरा प्यार लेके आया है। हसीन वादियों, कली से है नाजुक, फूलों से भी हंसी, मेरे यार जैसा कोई भी जमाने में नहीं। उस जैसी नाज़नी, उस जैसी दिलनशी, दिया लेके भी जो ढूंढो तो मिलेगी ना कहीं। मेरा यार मेरा प्यार, मेरा यार मेरा प्यार, वो तो दिल का करार लेके आया है।
हसीन वादियों, फिजाओं से कह दो, हवाओं से कह दो, मेरा यार मेरा प्यार लेके आया है। वो देखो हमारे सुनने वाले लिखते हैं क्या कि न जाने बचपन में जब हमारे घर कोई मेहमान आते थे तो उनके स्वागत के लिए मिठाई, समोसे, ये चीजें आती थी और प्लेट में लगाकर रख दिया जाता था। माँ मुझे आंगन में ले जाकर समझाती थी कि प्लेट में से कुछ लेना नहीं। जब अतिथि आए तो उनको नमस्ते किया और एक टकटकी लगाकर लगातार प्लेट की ओर देखने लगा। ऐसा देख उस अतिथि ने, उसे ठीक नहीं लग रहा था तो उसने तुरंत एक मिठाई का टुकड़ा एक मिठाई मेरे हाथ में रख दी और जब माँ ने देखा तो मैंने माँ को बताया कि मैंने उठाया नहीं है, अंकल ने मेरे हाथ में दिया। मतलब उन्हीं के सामने इन्होंने बता दिया, ये मतलब इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मुझे मना किया गया था कि खाना नहीं है। और ये अक्सर होता था बुआ हमारे साथ भी कि हम ये इंतजार करते थे कि भाई उनके सामने तो हम उठा नहीं पाएंगे क्योंकि माँ है वो डांटेगी हमें, तो जब वो चले जाएंगे तो अब जो भी नाश्ता बच गया है जो मेहमानों ने नहीं लिया वो सब हमारे हिस्से आने वाला है। नहीं तो टूट पड़ते थे बकायदा उसका तो फिर। और ऐसे ही एक बच्चों का एक समूह हो जाता है गर्मी की छुट्टियों में, तो कुछ उसमें सबके अपने अपने विचार होते हैं। तो हमारे ग्रुप में भी ऐसे ही थे, एक मामा का लड़का था तो वो तो ऐसे ही कहता था कि इशारा करता था, कहता था परेशान मत हो, जब मेहमान रहे उसी समय खा लिया करो, उस समय कोई नहीं बोलेगा घर का। बाद में पता नहीं वो फिर रख दे डिब्बे में। तो इस तरीके के भी हम लोगों के नेता होते थे साथ में हमारे, जो हमें लीड करते थे, बताते थे कि ये करना है, तो जब भी कोई मेहमान आए तो उसी समय खा लो, जो मन आए वो, फिर मेहमान के सामने कोई कुछ नहीं बोलेगा। मेहमान घर पे आने के अलावा अगर हम कहीं मेहमान बनकर जाते हैं और हमारे लिए नाश्ते की प्लेट परोसी गई, जब हम बच्चे हुआ करते थे तो हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि माँ के इशारे के बिना उस प्लेट से उठाकर एक भी मिठाई या कोई चीज, हम बिस्किट भी उठाकर खा लें। जब तो जैसे इन्होंने बताया ना कि वो प्लेट की तरफ देख रहे थे, तो जब हम कहीं जाते थे तो हम माँ की निगाह देखते रहते थे कि माँ कब इनका इशारा हो, देखे, क्योंकि अब तो मेहमान हम खा सकते हैं ना। हाँ जी, तो ऐसा ही होता है। और जिस तरह से हमारे सुनने वाले ने भी लिखा है कि इस तरह का खाने का लालच भी होता है कि बच्चों को कहा जाता है कि अगर तुम कुछ करना है तो ये खा देखो हमारे साथी ने ये लिखा है कि बचपन में खाने का लालच, अरे भाई अब का लालच तो मुझे अभी भी है, लेकिन मैं कभी कोई भी चीज भूख से ज्यादा कभी नहीं खाता। मिठाइयों में रसगुल्ला और कलाकंद बचपन से मेरी कमजोरी रही है। अब वैसे एक बात तो है, अच्छा ये भी चक्कर होता है ना, जो चीजें पसंद रहती है तो कुछ बच्चे जो है वो बाद में खाते हैं और उस चक्कर में कोई कभी बड़ा भाई आ गया या कोई और आ गया तो वो उठा ले जाता है। और कुछ होते हैं कि समझदारी करते हैं कि पसंद की चीज भाई पहले खा लो, ऐसा ना हो वो छिन जाए। है ना। एक बात और होती थी बुआ कि मान लीजिए 4 भाई बहन हैं और मेहमान जो आने वाला है अगर वो एक ही चॉकलेट या एक ही बिस्किट का पैकेट लेकर आया तो हम तो खुश होते थे कि लो भी हमें सारा मिल गया, अब इस पे सारा जो भी है वो हमारा ही अधिकार है। लेकिन माँ कहती थी नहीं, जो भी छोटे और बड़े भाई बहन है सबके साथ मिलकर खाना है। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही हमारे साथी ने साझा की है कि बचपन में खाने की लालच वाली, इन्होंने लिखा बचपन में खाने वाली चीज के लिए रुपया बचा कर रखते, जान की परवाह के बिना हम स्कूल पैदल जाते थे। घर से रुपया मिलता था बस के किराए के लिए, एक बस चलती थी लेकिन हम बस में बैठने के बजाय पैदल चले जाते थे, थककर चूर हो जाते, लेकिन खाने के लिए पैसे बचा ही लेते थे। और फिर जब गर्मी के दिन होते थे तो बैग छोड़कर हम लोगों के पेड़ों के फल लेने चले जाते थे। और सच है बचपन के वो दिन कहाँ, आज घर में सामान का ढेर लगा रहता है लेकिन मन ही नहीं होता है। तो ये बात एक और चीज होती थी कि अगर हमें कोई चीज दी गई और हमें वो पसंद नहीं है खाने के लिए, तो जो हमारे भाई बहन होते थे उनसे हम अदला बदली भी कर लिया करते थे। या मान लीजिए अगर घर में केला आया, केला मुझे पसंद नहीं है, अगले दिन सेब आने वाला है तो ठीक है आज तुम मेरा खा लो, कल तुम अपना सेब मुझे दे देना। ये अदला बदली भी बड़ी होती, ये भी होती थी। कुछ बच्चों को जैसे कि स्कूल में भी नाश्ता आदि मिलता है, डे बोर्डिंग होता है, तो उसमें भी ये होता था कि चना और दलिए वाले मामला होता था। किसी को चना पसंद है तो वो दलिया पलट देता था दूसरे में और चना ले लेता था। तो इस तरीके के जो होता ना आदान प्रदान भी बहुत होता था। और एक बात और है कि जब बट्टी है चीजें घर में, जैसे अमरूद है आधा आधा काट कर मिला या कटोरी में खीर मिली, जो भी चीज मिली, तो निगाह अपनी कटोरी से ज्यादा सामने पड़ोस में रहती थी कि एक सूत ज्यादा तो नहीं है उसके में। और फिर मम्मी को हम कह भी देते थे कि उसके में ज्यादा दिया, कई बार इसके लिए डांट भी सुन लेते थे। हाँ, लेकिन निगाह तो उधर रहती थी अपने खाने से ज्यादा दूसरे की प्लेट पर। बाल सुलभ मन है ना, वो लालच को नहीं समझता, बस उनको वो चीज चाहिए तो चाहिए जी।
तो हमारे सुनने वाले लिखते हैं कि खाने का लालच से मुझे सिर्फ एक ही बात समझ में आ रही है कि ये काम कर दोगे तो चॉकलेट मिलेगी, वो काम कर दोगे तो टॉफी मिलेगी, अगर कोई चीज खा लोगे तो तुम्हें नया पेंसिल बॉक्स मिलेगा, कॉपी पेन मिलेगी। इस तरह के लालच दिए जाते थे। ज्यादातर उन खाद्य पदार्थों को खिलाने की केवल उनकी मंशा होती थी कि जो हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी होते थे लेकिन हमें पसंद नहीं हुआ करते थे, तो हमें किसी ना किसी तरह का लालच देकर उन्हें खिलाया जाता था। कई बार काम करवाने के लिए भी खाने पीने की चीजों का लालच दिया जाता था और कहा था कि बड़े तुम तो हमारी बड़ी होशियार बिटिया हो। तारीफ की जाती थी, बिल्कुल, तुम ये काम करोगे तो चॉकलेट मिलेगा। लेकिन मेरा मानना यही है कि इस तरह से बच्चों को लालच देकर कुछ ना खिलाएं या कुछ काम ना करवाएं, क्योंकि पेरेंट्स के लिए भी ये एक वैकल्पिक उपाय है, कारगर नुस्खा है कि किस तरह उन्हें खिलाएं, लेकिन इस तरह से एक तरह से कहीं ना कहीं हम उन्हें लालची तो नहीं बना देते हैं। लालची तो नहीं बना रहे, लेकिन चंचल बिटिया तुम बहुत बढ़िया हो, बड़ी प्यारी हो। जब तुम गीत सुना दोगी तो तुम और प्यारी हो जाओगी। ये हुई ना लालच वाली बात। नाचन लाग्यो रे बैरागी मन, अरे भागन लाग्यो रे बैरागी मन, आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें। चलो उनके लिए कुछ लेते चले और उनको दुआएं देते चले, थोड़ी गुंजिया गुंजिया लेते चले, थोड़ी बर्फी बर्फी लेते चले। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें। महलों की रानी है, सुंदर सयानी है, वो खानदानी है, जाने दिल क्या क्या खरीदे हम, क्या ना खरीदे हम, क्या दे निशानी, ये है मुश्किल। महलों की रानी है, सुंदर सयानी है, वो खानदानी है, जाने दिल क्या क्या खरीदे हम, क्या ना खरीदे हम, क्या दे निशानी, ये है मुश्किल। थोड़ी मठरी वठरी लेते चले, थोड़ी चकली चिड़ा लेते चले, कुछ तीखा भी खा लेते चले और कुछ खट्टा मीठा लेते चले। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें। बिल्कुल हमारे देश की ये परंपरा रही है बुआ कि जब हम किसी के यहाँ जाते हैं मेहमान बनकर तो खाली हाथ न जाकर कुछ ना कुछ उपहार या मिठाई लेकर जाते हैं। तो औरों को कोई फर्क पड़े ना पड़े, जब बच्चे हैं वो बड़े खुश हो जाते हैं कि उनके लिए कुछ खाने की चीज, कुछ खाने को आया और थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। अपने यहाँ अगर आप खाते रहे हैं तो आसपास की दुकान से आएगा या घर में बना होगा तो वही स्वाद रहता है। किसी और के घर का या उसकी आसपास की दुकान का थोड़ा सा तो फ्लेवर बदल जाता है और सबको थोड़ा विविधता पसंद आती है ना, तो वैसे ही कुछ बच्चों के साथ भी होता है। एक लालच और होता था बुआ कि जब त्योहारों पे कुछ बनता है या घर में पूजा के लिए कुछ मिठाई या प्रसाद का बन रहा है तो जब तक वो भगवान का या मेहमान का भोग ना लगे तब तक हमें इंतजार रहता था कि वो अब हमारे हिस्से कब आने वाला। भाई यही तो हम कह रहे हैं। वैसे हमारे एक साथी ये लिख रहे हैं कि मुझे केला, चीकू, अंगूर जैसे फल बचपन से ही पसंद नहीं थे, इसलिए मैं अपने छोटे भाई से इन्हें बदलकर अमरूद या सेब ले लेता था।
क्या बात है। देखा ना, यही वाली बात है। वैसे हमारे देखो एक और भी होता था, इन्होंने जैसे याद दिला ही दिया कि मेरा छोटा भाई मेरी सहेलियों के यहाँ जाता था साथ में, कितना भी मना करो लेकिन वो वहीं पर पोल खोल देता था। तो किस तरह की पोल खोलते हैं? ऐसे ही रहा होगा, इन्होंने इतना ही लिख दिया, बाकी सब अपनी अपनी पोल समझ जाए कि क्या क्या खोलते थे भाई बहन। ऐसे ही कितने बच्चों को दूध पीना पसंद नहीं होता और वो या तो उसे बहा देते हैं या तो अपने किसी बड़े छोटे भाई बहन को दे देते हैं, टरका देते हैं इधर उधर। तो जिसको पसंद रहता है वो इस ताक में रहता है कि भाई सामने वाला कब मना करे, हम नहीं पियेंगे, हम नहीं पियेंगे, लाओ हम पी लेते हैं। इसके से बड़ा एहसान जता के मम्मी से कहेंगे अरे हम पी लेते हैं ना, इसका मत परेशान हो तुम। तो भाई ऐसा नहीं है, अनुकूल परिस्थितियां हों, विपरीत परिस्थितियां हों, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जो है बचपन वाली, उन सब का आनंद ही अलग हुआ करता था और अलग है भी, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो हमें लगता है चंचल, कहीं ना कहीं जैसी भी स्थिति रहती है थोड़ी देर में उसमें समाहित हो जाते हैं और वैसे ही ढल जाते हैं और वैसे ही फिर से खुश हो जाते हैं। बिल्कुल बुआ, तो हमें भी वैसे ही सीखना चाहिए। हम जैसा ढाल लेना, बिल्कुल हमारे जो सोचने की आदतें हैं उन पे भी वैसा ही असर पड़ने लगता है। और आमतौर पर अधिकांश लोग आर्थिक समस्याओं के समय या तनाव की स्थिति में बिल्कुल सोचना विचारना छोड़ देते हैं और उनकी हालत ऐसी होती है कि वो जो परिस्थितियां हैं वो उनमें ना दुखी होने लगते हैं। उनको अनुकूल कैसे बनाएं इसके बारे में वो विचार नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत लाचार वो खुद को समझ लेते हैं और उन्हें लगता है कि बिल्कुल अब तो जैसे जीवन में कुछ बचा ही नहीं और जिंदगी जीने का लक्ष्य उनको तय करना वो नहीं आ पाता। ये तो वैसा ही हो गया कि जैसे कि अगर आप नाव में बैठे हैं और ना पानी के बीच में हैं और अचानक से चप्पू ही छूट जाए हाथ से, या पतवार नहीं चल रहा है, या धारा विपरीत चल रही है, या तेज हवा चल रही है, तो आप कुछ और दिमाग लगाने के बजाय कि कैसे हम अपनी ताकत और बटोर कर दुगने जोश के साथ पतवार चलाएं, या अगर वो भी नहीं है तो और क्या हम चिल्ला सकते हैं, कैसे इशारे कर सकते हैं और किस तरह से किसी को सहायता के लिए बुला सकते हैं, वो सब छोड़कर हम सिर्फ रोने लगेंगे तो जितनी बची कुची संभावनाएं हैं वो भी जीरो हो जाएंगी ना। बिल्कुल, हमारी सारी ऊर्जा उस दुख में हम गंवा देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। हमारे सुनने वाले हैं, उन्होंने लिखा है कि परिस्थितियों में सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, हमें विपरीत भूगोल को भी स्वीकार करना पड़ता है। हम जिस शहर को नापसंद करते हैं हमें उसी में रहना पड़ता है। विपरीत परिस्थितियों में रहना ही दरअसल सामाजिकता है। हम प्रतिकूल चीजों से सामंजस्य बिठाते हैं, उनके अनुरूप अपने को ढालते हैं। जो ऐसा नहीं कर पाता वो सामाजिक दृष्टि से असफल माना जाता है। अनुकूल परिस्थितियों की तलाश में व्यक्ति अकेला पड़ जाता है, लेकिन इसकी तलाश वो छोड़ता कभी भी नहीं है। दोस्ती या प्रेम की आवश्यकता शायद इसलिए ही पड़ती है कि मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने लिए एक अनुकूल स्पेस चाहता है। बिल्कुल, और चाहता तो है लेकिन बनाए कैसे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। परिस्थितियों को अनुकूल बनाए रखना ही हमारा दायित्व है। वैसे विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन धैर्य से गुजरता ही है, फिर धैर्य से गुजरते जीवन में परिस्थितियां अनुकूल हो भी जाती हैं। ये हमारे एक साथी ने लिखा है। वाकई ये बात सही है, बस आपको ज़रूरत है उस समय के इंतज़ार की कि कब ये जो अनुकूल नहीं लग रही हैं आपको परिस्थितियां, हो सकता है अनुकूल हों, कभी कभी हमें बस लगने लगता है कि अनुकूल नहीं है ना। और जैसे कि रात आई तो हम घबरा जाते हैं। ये मत समझिए, कल तो सूर्योदय होगा और फिर से किरणें फूटेंगी और उजाला हो जाएगा। बिल्कुल, अच्छी बातें, ऊंचे विचार, हमारी सकारात्मक सोच, ये सभी जो गुण हैं इनका समावेश व्यक्ति में तब हो पाता है बुआ जब हम अनावश्यक और बुरे चाल चलन से खुद को दूर रख पाएं। जिस तरह से जीवन में भोजन, पानी, शारीरिक व्यायाम, इन चीज़ों को हम अपने एक दिनचर्या में अपना लेते हैं, उसी तरह से जो एक सकारात्मक विचार हैं ये हमारे दिनों दिन उन्नति करने के लिए हमारे लिए एक अभ्यास की तरह होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। और एक बात और है कि जैसे आमतौर पर हम सब क्या कहते हैं कि पूजा पाठ करने बैठ जाओ, और क्यों बैठ जाओ, ये क्यों बैठ जाओ ये हम इस गीत की बात करते हैं, है ना। जलाए प्यार
पे है नाम तेरा, होके दीवाने तेरे प्यार में, लो आए जी आए, होके दीवाने तेरे प्यार में। लब पे है नाम तेरा, होके दीवाने तेरे प्यार में, लो आए जी आए, होके दीवाने